कभी सोचा है कि जिंदगी काफी हद तक बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक का सफर बनकर रह जाती है। बिल आते हैं, पे हो जाते हैं और फिर से वही साइकिल। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के उन कोर आइडियाज को तोड़कर समझेंगे जो शायद इस साइकिल को तोड़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसी साइकिल को, इसी जाल को किताब कहती है द रैट रेस, मतलब एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। सोचिए इसके बारे में, लाखों करोड़ों लोग इसमें फंसे हुए हैं। हर महीने सैलरी आती है और सीधे बिल चुकाने में चली जाती है। महीने के एंड में हाथ खाली। तो सवाल ये है, इस रैट रेस से निकला कैसे जाए? किताब इसके लिए 5 की आइडियाज देती है। पहला, ये रैट रेस का जाल है क्या? दूसरा, एसेट और लाइबिलिटी का फर्क। फिर माइंड योर ओन बिजनेस का कॉन्सेप्ट। चौथा, अमीरों का असली खेल क्या है? और आखिर में सबसे बड़ी रुकावट, हमारा अपना दिमाग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस रैट रेस को ठीक से समझते हैं। ये आखिर है क्या? देखिए, किताब कहती है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक इंसान असल में अपने लिए काम कर ही नहीं रहा होता। वो काम करता है अपने बॉस के लिए, सरकार के लिए जिसे टैक्स देना है, और बैंक के लिए जिसे लोन की ईएमआई चुकानी है। और पता है ये साइकिल चलता क्यों रहता है? क्योंकि इस दौड़ में फंसे लोग पैसे के बारे में कभी कुछ सीख ही नहीं पाते। उनकी सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नतीजा, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना ही बन के रह जाता है। और यही पैटर्न एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता रहता है। ओके, अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। किताब का कहना है कि ये पूरी रैट रेस की प्रॉब्लम सिर्फ 2 शब्दों को गलत समझने की वजह से है। सिर्फ 2 शब्द। और वो 2 शब्द हैं एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी दायित्व। और डेफिनेशन इतनी सिंपल है कि हैरानी होगी। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बस। और लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है। इतना ही सरल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बैंक या डिक्शनरी क्या कहती है, कैश फ्लो ही सब कुछ है। तो इस डेफिनेशन से देखें तो एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा दिखता है? पैसा आता है नौकरी से और सीधा चला जाता है खर्चों में। टैक्स, किराया, खाना पीना, इनफ्लो, आउटफ्लो, गेम ओवर। महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता। अब मिडिल क्लास को देखते हैं। यहां इनकम थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पैसा जाता कहां है? खर्चों के बाद वो जाता है लायबिलिटीज में, जैसे घर का मॉर्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और यही सबसे बड़ा धोखा है। मिडिल क्लास इन लायबिलिटीज को गलती से एसेट समझ बैठता है। और अब देखिए अमीरों का कैश फ्लो। उनका फोकस बिल्कुल अलग है। वो अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेसेस। और फिर ये एसेट्स उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं, जिससे उनके खर्चे पूरे होते हैं। सिंपल शब्दों में, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एसेट कॉलम बनाना है, पर बनाएं कैसे? यहीं पर आता है किताब का तीसरा और बहुत ही प्रोफाउंड सबक। और वो सबक है माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है अपनी डे जॉब करते रहो, लेकिन अपनी इनकम से लायबिलिटीज नहीं, असली एसेट्स खरीदो। क्योंकि आपका प्रोफेशन यानी नौकरी और आपका बिजनेस यानी आपका एसेट कॉलम 2 अलग अलग चीजें हैं। नौकरी बिल पे करती है, बिजनेस दौलत बनाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक का है। वो कहते थे, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट है। सोचिए, उनका प्रोफेशन था हैमबर्गर बेचना, लेकिन उनका असली बिजनेस, उनका एसेट, वो जमीन थी जिस पर उनके रेस्टोरेंट्स खड़े थे। यही है माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब। चलिए मान लेते हैं कि एसेट्स बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पैसा बनाना एक बात है और उसे बचाकर रखना बिल्कुल दूसरी। और यहां शुरू होता है अमीरों का असली खेल, जिसमें उनके सबसे बड़े हथियार होते हैं टैक्स और कॉरपोरेशंस। किताब एक बड़ी अजीब बात बताती है। इनकम टैक्स जो आज सबको देना पड़ता है, वो शुरू में सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया था। इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह यही कहा गया कि टैक्स द रिच। लेकिन धीरे धीरे इसका बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर आ गया। मतलब जिन लोगों ने इसके लिए वोट किया, टैक्स का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर होने लगा। तो अमीर इससे बचते कैसे हैं? कॉरपोरेशंस के जरिए। अब फर्क देखिए, एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर उस इनकम पर सीधा टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों से खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है,
फिर बिजनेस के सारे खर्चे करता है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से लीगल एडवांटेज है। लेकिन ये सारी टेक्निकल बातें एक तरफ और सबसे बड़ी रुकावट एक तरफ, और वो रुकावट बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है। किताब कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस की असली लड़ाई टेक्निकल नॉलेज की नहीं बल्कि माइंडसेट की है। इस बात को समझाने के लिए किताब एक पुरानी जापानी कहानी का जिक्र करती है, 3 शक्तियों के बारे में। 1 तलवार की शक्ति यानी हथियारों की ताकत, 2 रत्न की शक्ति यानी पैसे की ताकत, और 3 दर्पण की शक्ति यानी सेल्फ नॉलेज, खुद को जानने की ताकत। और इस कहानी का संदेश ये है कि इन तीनों में सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल दर्पण है, सेल्फ नॉलेज। तो ये सेल्फ नॉलेज किस चीज के बारे में है? अपने असली दुश्मनों को पहचानने के बारे में, और वो दुश्मन है डर, पैसा खोने का डर, शक जो हर अपॉर्चुनिटी को शुरू होने से पहले ही मार देता है, आलस, हमेशा बहुत बिजी हूं कहने की आदत, और आखिर में बुरी आदतें जैसे सबको पे करने के बाद खुद को आखिर में पे करना। किताब कहती है इन पर काबू पा लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं। तो आखिर में किताब का कोर मैसेज एक कॉल टू एक्शन है। ये कहती है कि हर दिन हर 1 रुपए के साथ हम चुनाव करते हैं कि हमें अमीर बनना है, गरीब रहना है या मिडिल क्लास। फाइनेंशियल नॉलेज वो पावर है जो हमें ये चुनाव करने की ताकत देती है। द चॉइस इज योर्स। ये चुनाव हर किसी का अपना है,